अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो का एक तीखा बयान जिसने कि अमेरिका और फ्रांस के बीच में दूरियों को बढ़ा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका और फ्रांस के बीच के संबंध कोई बहुत गहरे और बहुत मधुर नहीं चल रहे हैं। देखे दिखावे में हाथ मिलाए जाते हैं, गले मिला जाता है और डेलीगेशंस का आदान प्रदान होता है, लेकिन बयानों के स्तर के ऊपर यह तल्ख टिप्पणियों का दौर जारी है। लेकिन हाल ही में जो मार्को रूबियो, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री, इन्होंने जो बयान दे दिया है, इसको रिटेलिएट किया है तीखे शब्दों में फ्रांस ने। अब यह बात इस बात की मुनादी तय कर रही है कि भाई नाटो जो है वो कई देशों के माध्यम से अब छिन्न भिन्न होता हुआ दिख रहा है और दुनिया जो है वो एक नए ग्लोबल ऑर्डर को देखने जा रही है। साथियों नमस्कार, सारी बात का विश्लेषण करते हैं। मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है और ट्रूथ इनसाइट और इंपैक्टफुल कंटेंट पसंद करते हैं जियो पॉलिटिक्स का, तो अभी इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बनिए और शुरुआत करिए हमारे साथ में इस इवेंट की। मेरे दोस्तों, मार्को रूबियो से परिचित तो आप हैं, इंडिया को लेकर भी इनके बयानात आते रहते हैं। हाल ही में हुआ यह है कि इन्होंने फ्रांस को लेकर के एक टिप्पणी की जो कि बीते लंबे समय से करते आ रहे हैं। जुलाई के महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बयान दिया था कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को शांति करने के लिए हम चाहते हैं कि यहां शांति डेवलप हो, जो गाजा के अंदर माहौल बन रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। इसलिए आवश्यक हो चुका है कि हम अब फिलिस्तीन को मान्यता दे दें, जिससे कि टू स्टेट थ्योरी जो है वो मेंटेन रहे, जैसा कि यूएन के रिजोल्यूशन में भी था। तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये बात अमेरिका को और इजराइल को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं हुई। तो सर वहीं से बयानों का दौर शुरू हुआ और रिसेंट आते आते इन्होंने एक ठीकरा फोड़ दिया कि भाई देखो, जो ये वार्ता करने जा रहे थे ना, हमास जो था, जो एक्सप्रेस कर चुका था रेडीनेस टू बिगिन न्यू राउंड ऑफ गाजा पीस टॉक, अब उससे वो पीछे जा चुका है। मतलब आपके इस बयान के बाद में गाजा की जो शांति वार्ता होनी थी हमास और जो बाकी पार्टियों के बीच में, उससे हमास पावरफुल फील कर रहा है। उसको लग रहा है भाई दुनिया के अंदर जब हमें मान्यता मिल ही जाएगी तो हम टेबल टॉक क्यों करें, हम क्यों बात करें। और फ्रांस के इस बयान के बाद में हमास जो है वो बैकफुट पे चला गया। यही बात राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हीं के काउंटर पार्ट, मतलब जो मार्को रूबियो है, मार्को रूबियो के जो काउंटर पार्ट है फ्रांस के विदेश मंत्री, उन्होंने तीखा बयान देकर के अपनी सरकार का पक्ष रख दिया। इन्होंने साफ साफ कहा कि भैया ये बदतमीजी मत करिए और इस प्रकार से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हमने जो बयान दिया इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। कैसे हैं वो सारी बात आपके साथ में अभी हो जाएगी। अमेरिका को ज्यादा चिंता इस बात की है कि इजराइल और फिलिस्तीन का मामला क्या सुलझेगा नहीं सुलझेगा, लेकिन जिस हिसाब से नाटो के अंदर हलचल मची हुई है, कभी वहां पोलैंड का इशू क्रिएट होता है, कभी वहां पे हंगरी का इशू क्रिएट हो रहा है, कभी वहां पे टर्की कहता है जी हम जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, वहां पे स्लोवाकिया परेशान है कि यूक्रेन ने रशिया से आने वाली पाइपलाइन को तोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के अमेरिकी नीतियों से नाटो खुद परेशान है और यहां पे फ्रांस जो कि एक मजबूत नाटो नेशन है, मजबूत यूरोपीय राष्ट्र है, उसका ऐसे बयानों का देना और अमेरिका के विरुद्ध बयानबाजी करना, उसकी नीतियों से हटके चलना, कहीं ना कहीं इनकी हेजेमनी को चैलेंज तो कर ही रहा है। अब यहां पे होता क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के लीडर हैं, तो इनके जो विचार रहे हैं और जिस हिसाब से इन्होंने उस मुद्दे को लेके कि भाई हमारे कुछ नागरिकों को हमास ने अगवा कर लिया है और वो जो अगवा नागरिक है उनको छुड़वाने के हम प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयासों के क्रम में जो इन्होंने नाकाबंदी या घेराबंदी गाजा स्ट्रिप की करी है, वो स्ट्रिप की गाजा की नाकाबंदी है, उसने वहां पे आरोप इन पे लगे हैं कि भाई आपने ह्यूमन राइट्स का बहुत जबरदस्त वायलेशन किया है। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि इजराइल यदि कोई एक्टिविटी कर रहा है तो क्या यह पॉसिबल है कि वो बिना डोनाल्ड ट्रंप या बिना अमेरिका की परमिशन के या उससे पावर लिए बिना ये कर लेगा? किसी कीमत पे नहीं, क्योंकि इजराइल की पोजीशन ऐसी है कि वो हर स्थिति के लिए अमेरिका पर निर्भर करता है और अमेरिका के साथ में उसकी जो दोस्ती है या जो एक दूसरे पर निर्भरता है वो काफी गहरी है। आप अगर नक्शे के हिसाब से देखें सर, तो यहां पे जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन यानी जो अटलांटिक सागर से लेकर के यहां पे आप आ जाइए, भूमध्य सागर के किनारे पे हमारे यहां पे इजराइल लोकेटेड है। तो इन दोनों की पोजीशन के आधार पे और इनकी जो इतिहास रहा है उसके आधार पे कहा जा सकता है कि अमेरिका के ही एक स्टेट के रूप में उसकी एक कॉलोनी जो है वो मिडिल ईस्ट में इजराइल बन के बैठा है। अमेरिका के सारे एजेंडे को यहां पे फॉलो किया जाता है। अब ये एक अलग मसला है कि भारत के साथ में इजराइल के संबंध क्या है। यहां पे हम ये देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल की नीतियों का परिणाम क्या निकल रहा है, इसको उस चश्मे से देखना पड़ेगा। बिकॉज यदि हम ट्रूथ, इनसाइट और इंपैक्ट की बात करते हैं तो हमें सच को आगे लेके चलना पड़ेगा। तो अमेरिकी नीतियों का खामियाजा दुनिया के लगभग हर हिस्से ने भुगता है और वैसा ही भुगतान जो है वो यहां के लोग भी कर रहे हैं। अब यहां पे ये विषय एक अलग डिबेट का हो सकता है कि भाई इजराइल के लोगों को परेशान किया गया, वहां के लोगों को अगवा किया गया, तो इसकी जड़ें अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत गहराई में है।
और अगर आपको वास्तव में इस बात में रुचि है कि सच में वहां हुआ क्या था, और कोई व्यक्ति ऐसी बात बताए कि भाई जिसके अंदर कोई पक्ष या विपक्ष को लेके झुकाव ना हो, ना दक्षिणपंथी रहे, ना वो वामपंथी रहे, ना वो हिंदू का सोचे, ना वो क्रिश्चियन का सोचे, ना मुसलमान का सोचे, ना यहूदी का सोचे, सच बात बताए रियल में हुआ क्या था, तो सर एक छोटा प्रयास हमने किया है, ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को मैंने बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। तो मेरे साथियों, यहां पर उस स्थिति को लेकर के जिस हिसाब से इजराइल एग्रेसिवली एक्टिविटी में आया और गाजा में जो हमले वहां पे किए, उसके जो हमलों की इंटेंसिटी है उसको बयान करने के लिए चित्र काफी हैं। वहां पे जो बर्बादी का मंजर है वो बहुत गहरा है, क्योंकि इनके अपने अपने इश्यूज हैं। हमास के कुछ अपने पॉइंट्स हैं, इजराइल के अपने पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच में फाइट हो रही है। जब मौका पड़ता है तो हमास इजराइल के ऊपर हमले करता है, और जब दाव लग रहा है तो इजराइल अपने ताकत का प्रदर्शन यहां कर ही रहा है। लेकिन इस बात को समझ के चलिएगा, इस ताकत के प्रदर्शन के पीछे बैक एंड के ऊपर अमेरिका बैठा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सर स्थितियां विकृत कब होती हैं? जब यहां पे उस कंट्रोल करने के चक्कर में गाजा को ब्लॉक किया गया और वहां पे आने वाली सहायता या जो भोजन मेन रूप से है उसको रोक दिया गया, तो वहां पे एक भुखमरी के हालात हो गए। और भुखमरी के हालातों में बहुत बड़ी तादाद में यहां पे लोगों की मृत्यु हुई, बच्चे भी जिसमें सरवाइव किए। यूएन ने भी इसको लेकर के अपने इश्यूज जो है वो कंसर्न दिखाए। बाकी हिंदुस्तान, भारत की सरकार ने भी इस विषय को लेकर के क्लियर कहा कि भाई कम से कम समस्या का समाधान हो, जो बाल बच्चे हैं और जो भुखमरी के हालात हैं एटलीस्ट इसको दूर किया जाना चाहिए। ठीक है सर, तो हमारा जो पक्ष है वो यही है कि अपने अपने विवादों को सुलझाया जा सकता है, आपस में युद्ध हो रहे हो तो उनको चलाया जाना चाहिए, लेकिन इस एक्टिविटी को, इन ह्यूमन एक्टिविटी को नहीं किया जाए। लेकिन वहीं पे जब बात आती है कि साहब हमास क्या कर रहा है इजराइल के साथ में, तो एक अपना पक्ष खड़ा होता है। सर उसके बीच के अंदर अमेरिका का रोल जो है वो बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाइड है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि जो इजराइल है, इजराइल ने गाजा सिटी को कैप्चर करने का प्लान बना लिया है कि भाई हम क्या करेंगे, टेक ओवर कर लेंगे गाजा सिटी को। तो गाजा सिटी को क्या वो ले सकता है? यूएन का जो रिजोल्यूशन उसके हिसाब से क्या ये वैलिड है, और क्या ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मान्यता दे रहे हैं? दुनिया को दुहाई देने वाला अमेरिका यहां पे क्या कर रहा है आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अब साथियों, आप थोड़ा सा इस मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप ये जान लीजिए कि ये जो दिशा है ये लगभग यहां नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हम कह सकते हैं, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है जिसकी लगभग लेंथ 41 किलोमीटर की है, और जो विड्थ है नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर और साउथ वेस्ट में 13 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा है। ठीक है, इस हिस्से को हम मेनली 4-5 भागों में बांट के देखते हैं। ये हिस्सा, इस हिस्से के साथ में इधर वाला जो वेस्ट बैंक का इलाका है इसको फिलिस्तीन के रूप में माना जाता है, और बाकी देश का बंटवारा जो हुआ वो इजराइल के हिसाब से हुआ, जो कि हम डिलेट बात करेंगे। अब यहां पे चर्चा क्या है सर कि इस पूरे हिस्से के अंदर ये जो हिस्सा है ये वाला, ये गाजा शहर है, गाजा सिटी। अब ये गाजा सिटी को कैप्चर करना चाहता है पूरी तरीके से। आप यहां के वर्तमान हालात को देखें, क्योंकि इजराइल का हिस्सा नहीं है, ये फिलिस्तीन का हिस्सा है। अब यहां पे इस हालात को देखिए कि जो इस स्ट्रिप के अंदर व्हाइट हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जो कि अभी फिलहाल इजराइल के फोर्सेस के कंट्रोल में नहीं है। बाकी इस गाजा स्ट्रिप का जो मेजर हिस्सा है जो कि आपको डार्क कलर में दिख रहा है, यहां पे इजरायली फोर्सेस ने यहां पे कब्जा कर लिया है। अब इस पूरे हिस्से के अंदर लगभग 21 लाख लोगों का निवास है, और जिसके अंदर से अभी जो गाजा सिटी को कब्जा करना चाह रहे हैं पूरी तरीके से, वो ये इलाका है। अब इसी मसले को लेकर के जब ये बात आई तो फ्रांस ने इस बात को सबसे पहले उठाया था कि भाई हम जो है वो फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देंगे, क्योंकि जो ये इनह्यूमन एक्ट हो रहे हैं ये मानवता को शर्मसार करने वाले हैं और ये नहीं होने चाहिए। अब जहां पे होता क्या है सर, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप, जो हमारे अनुकूल है हर वो चीज जो है वो बेहतर हो जाती है। और यूएसए के साथ में एथिक्स की बात करना तो एक तरह से खुद को धोखा देने वाली बात होगी। तो यहां पे वो चीजें किसी प्रकार से एप्लीकेबल नहीं हुई, लागू नहीं हुई। अब यहां पे इमैनुअल मैक्रोन ने जब फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही और कहा कि हम फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे, सर इसने यूरोप के बाकी देशों के अंदर दबी भावना को बाहर निकालने का काम किया। अब आप समझिए इस बात को कैसे, क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार से नाटो के अंदर भी एक सुगबुगाहट डेवलप हो रही है, क्योंकि एक किसी राजा के उस तानाशाही में जीते जीते हर एक शख्स चाहता है कि यार इसका नाश हो जाए, इससे मुक्त हो जाए, लेकिन सर हिम्मत कौन करे। यहां पे शुरुआत नाटो के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो पोलैंड से हुई थी, जो कि एंड्रूस डूडा जो वहां के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने वो बात कही थी कि भाई हम यहां यूक्रेन को एंट्री नहीं देंगे जाने के लिए, आपको वो विषय पता है। लेकिन धीरे 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 एक्सपोज होते होते अब जो है फिलिस्तीन के पक्ष में जब फ्रांस आया तो बाकी देशों के भी हौसले बुलंद हुए। आप एक एक न्यूज को ध्यान से देख लीजिएगा
यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, यानी ब्रिटेन ने बोल दिया है कि भैया हम भी अब रिकॉग्नाइज करेंगे। अब यूके का रिकॉग्नाइज करने की बात बोलना सर, क्या वो ईयू और क्या वो यूरोप का एक तरह से अमेरिका से विलग होना नहीं आपको दिखा रहा है? दूसरी चीज, बेल्जियम ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि भैया हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। अब इसके साथ साथ में आप देखिए सर, ये जॉन स्विनी है, ये स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट जो है उसका भी एक बयान आया है। उन्होंने बयान ये नहीं कहा है कि हम मान्यता देंगे फिलिस्तीन को, लेकिन आप देखो कितनी गहरी बात है। स्कॉटिश गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है कि ऐसी कंपनियां जो हथियार बनाती हैं और जो सरकार से सहायता पाती हैं, यानी सरकार से सहायता पाने वाली ऐसी कंपनियां जो हथियार बना रही हैं, जिनके हथियार इजराइल को जा रहे हैं, उनकी सहायता को बंद किया जाता है। तो सीधा सरल मतलब यह है कि इजराइल के पक्ष में अब स्कॉटलैंड भी नहीं है। हो सकता है बहुत जल्दी उनके पक्ष का भी बयान आ जाए। इसके बाद में सर कनाडा ने बात को कहा। कनाडा फॉलोज फ्रांस एंड यूके। कनाडा जो कि अमेरिका का पड़ोसी है और वो देश है जिसको डोनाल्ड ट्रंप 51वां राज्य बनाने की बात कह रहे थे कि भैया या तो हमें जो है वो बड़ा एक मोटा अमाउंट दे दो अगर आपको गोल्डन डॉम की सिक्योरिटी चाहिए, अदरवाइज हमारा पार्ट बन जाओ। आप समझिए। इसके साथ में एक वॉशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिका का बहुत ही एक तरह से प्रीमियर उनका एक न्यूज एजेंसी है, उसका तो पूरा आर्टिकल है कि भैया हियर आर द कंट्रीज दैट रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन स्टेट और मे डू सो सून। यानी उसने तो एक सूची बना के बता दी कि दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं जो मान्यता फिलिस्तीन को देने वाले हैं या बहुत जल्दी ऐसा काम वो कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के माहौल फ्रांस से शुरू हुआ और बाकी देश भी उसके पक्ष में धीरे धीरे आना शुरू हुए। अब यहां पे आपको एक न्यूज और देखनी चाहिए। जब यह मामला हुआ था, फ्रांस ने बात को कही थी, तो यूएस ने तो आलोचना कर दी थी इस बात की कि भाई नहीं हो, ऐसा फ्रांस गलत कर रहा है, वो तो उसको स्वाभाविक रूप में करना था। लेकिन सर स्पेन जो कि नाटो का मेंबर है, नाटो का 16वां सदस्य बना था ये स्पेन भी ये बात कह रहा है कि भाई हम भी जो है, स्पेन इसका स्वागत कर रहा है। स्वागत कर रहा है का मतलब कि कल को माहौल बना तो हम भी साहब इस बात में सहमति दे देंगे, यज्ञ में आहुति हमारी भी होगी और फिलिस्तीन को मान्यता दिलाई जाएगी। अब आप इस बात को समझ के देखिए, अगर पूरे ग्लोब पूरे मैप के ऊपर आप देखें इस दुनिया के नक्शे में, तो अमेरिका के साथ इस मुद्दे पे कौन खड़ा है और कौन सा देश दूर जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान इस मैप के ऊपर लगा दीजिए सर। ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जो कि मेजर मेंबर है सर, सदस्य माफ कीजिएगा, जितना एक मजबूत सहयोगी राष्ट्र है अमेरिका का, वो मान्यता देने की बात कह चुका है। उसके साथ में साउथ अफ्रीका जो कि अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है, वो इजराइल के खिलाफ ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर एक केस फाइल किए हुए हैं, क्योंकि वहां के जो जैसे फादर ऑफ नेशन हमारे महात्मा गांधी रहे हैं, इनके नेल्सन मंडेला साहब, तो नेल्सन मंडेला का एक स्टेटमेंट है कि जब तक फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन की धरती नहीं मिलती तब तक हम साउथ अफ्रीका को पूरा आजाद नहीं मानेंगे, और उसी इमोशन के साथ में इन्होंने ये केस किया हुआ है। आपकी जानकारी तो इसका मतलब ये भी इसके खिलाफ हुए। उसके साथ साथ में यहां पे देश जो है ब्राजील ने बैक किया है, सपोर्ट किया है साउथ अफ्रीका को। ब्राजील ने सपोर्ट किया है साउथ अफ्रीका को इस मुद्दे पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब तो यहां से साउथ अमेरिका से साहब ये दूर हो गए इससे, और यहां पे जो बाकी देशों के साथ में तनाव है वो आपको पता ही है। यूरोपीय नेशंस के अंदर सर आप कितने काउंट करोगे? बेल्जियम काउंट हो गया, स्पेन काउंट हो गया, यूके काउंट हो गया, इसके साथ में आपके फ्रांस काउंट हो गया। तो मेजर कंट्रीज यहां पे निकल के आ गए। स्कॉटलैंड बोल ही रहा है कि भैया हम हथियार नहीं देंगे। अमेरिका के पड़ोसियों की हालत देखिए। नॉर्थ अमेरिका में मेजरली 3 नेशंस आते हैं सर, एक कनाडा है, एक मैक्सिको है, एक यूएसए है। तो यूएसए के ऊपर देखिए तो कनाडा बोल चुका है हम सहयोग करेंगे फिलिस्तीन का। मैक्सिको ऑलरेडी इस बात की घोषणा कर चुका है। तो कुल मिलाकर के, और रही बात एशिया की, तो रशिया है, चाइना है, इंडिया है। तो इंडिया 2 राष्ट्र के सिद्धांत की बात मानता है, चाइना सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, और मिडिल ईस्ट के अंदर तो उनका कोई लेना देना है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के सर हर एंगल पे ये अब आइसोलेट होते जा रहे हैं, बिकॉज अमेरिका की रीढ़ की हड्डी सिर्फ 2 ही जगह थी सर, वो मेन है, एक तो नाटो और एक है उसका सहयोगी ईयू। तो यदि कनाडा से होते हुए ये वेस्टर्न यूरोप यदि अलग होने की बात कर रहा है, तो इससे आप ये मान के चलिए कि ये एक बहुत लंबी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अब इन सारे मुद्दों को लेकर के मार्को रूबियो, जिसकी पीठ थपथपाते हैं अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो बड़े बेचैन हुए, परेशान हुए और कहा कि यार हमारी तो इज्जत नहीं हो रही। तो आदमी क्या होता है, बौखलाहट में कुछ बयान देता है। तो बौखलाहट में इन्होंने एक बयान दिया और मार्को रूबियो ने आरोप लगा दिया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि जैसे ही फ्रांस ने यह घोषणा की, हमास वार्ता से वापस हट गया, जिससे बड़े स्तर की वार्ता प्रभावित हुई। कुल मिलाकर के ये आरोप दिखने में छोटा है, लेकिन इसके पीछे का इंटेंशन ये है
कि साहब हमारे जो नेता हैं आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो दुनिया में शांति स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने बेवकूफी की और उसके उस बयान की वजह से हमास जो है वो बैकफुट पे चला गया। अब वहां शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए यदि अब हम जो गाजा को, सिटी को टेक ओवर करें या गाजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान हम देकर के आए, उसको दुबई जैसा बनाने का सपना दिखाएं, वहां के लोगों को कुछ कुछ लाख डॉलर देने की बात कहें और उनको मुफ्त भोजन देने की बात कहें और एरिया अगर कब्जा कर लें, तो ध्यान रखना हमसे बात मत करना, फिर हमें मत कहना कि हमने ऐसा क्यों किया। तो सर ये जो बयान है ये बेसिकली भूमिका, ये आधार तैयार किया गया उस बात के लिए कि कल को यदि कोई बात हो तो ठीक रहा, किसके सर फोड़ देंगे जी? फ्रांस के सर पे फोड़ देंगे और कहेंगे कि इन्होंने ये बड़ा राष्ट्र, इसने हिम्मत दे दी तो इसलिए बैकफुट पे चला गया। अब आप एक बात को समझिए, पॉलिटिको एक सर न्यूज जो यूरोपियन न्यूज को मेजरली कवर करता है, वहां से सर कवर हुआ ये खबर कि फ्रांस हिट्स बैक एट यूएन, माफ कीजिएगा, एट यूएस और गाजा आपके एक्यूजेशंस। तो कुल मिला करके ये जो आरोप लगाया, एक्यूज किया गाजा को लेकर के, उसके ऊपर हिटबैक कर दिया। हिटबैक करके इन्होंने सीधी बात कही, क्या सर? पहला मार्को, अच्छा ये जो बयान आप देख रहे हैं ये बयान का इतिहास भी है सर, ये बयान आज कोई पहला बयान नहीं है। थोड़ा सा देख लें, 1 महीने पहले जब ये बात हुई थी कि फ्रांस मान्यता दे रहा है, तब भी इन्होंने कहा था कि भैया रेकलेस डिसीजन है, बेकार डिसीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में कल आकर के बोल दिया यूएस वार्न्ड फ्रांस ऑन इजराइल वेस्ट बैंक एक्सटेंशन मूव्स। मतलब कुल मिलाकर के इनका जो मामला था उसने एग्रेसिव किया इमैनुअल मैक्रोन को। और फ्रांस कोई हल्का राष्ट्र नहीं है सर। फ्रांस का आप इतिहास यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पे भले ही नाटो का सदस्य है, फिर भी इसने अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध जो है वो अपनी बात क्लियर कट तरीके से रखी है और इसके इमोशन अमेरिका से मैच नहीं खाते। आप दुनिया भर के इतिहास को देखें तो जिस समय भारत फाइटर जेट्स की खरीद करना चाह रहा था, तो यहां पे राफेल को लेकर के ये खड़े थे, अमेरिका अपना फाइटर जेट लेके खड़ा था। तो इनकी जो है वो टक्कर सर मार्केट को लेके भी है कि डिफेंस सेक्टर में ये देश भी बहुत मजबूत है तो अमेरिका ही मजबूत है। दुनिया के अंदर 2 बड़ी कंपनियां जो एयरप्लेन बनाती हैं, उनमें से एक बोइंग है और एक एयरबस है। बोइंग अमेरिका की है तो एयरबस फ्रांस की है। आप इस बात को समझिए कि टक्कर जो है वो हर लेवल के ऊपर फ्रांस है जो अब देना चाह रहा है और वहां से वो बैकफुट के ऊपर नहीं आ सकता, क्लियर कट इन्होंने कह दिया है। फ्रांस ने इन्होंने साफ जवाब दिया कि मालिक आप जो ये बात बोल रहे हो ना, पहले अपने गिरबान में झांको, स्टीव विटकॉफ से बात करो। स्टीव विटकॉफ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अभी मध्यस्थता के बीच में भी वो रुके हुए हैं अमेरिका की तरफ से, जो उस वार्ता के मध्यस्थ हैं उनमें से स्टीव विटकॉफ भी एक शख्स हैं। उन्होंने कह दिया था कि भाई जो हमास बातचीत में अच्छी नीयत से नहीं भाग ले रहा, कहने का मतलब आप ही के लीडर इस बात को पहले कह चुके थे कि भैया जो हमास जो बात कह रहा है कि हम मीटिंग में हिस्सा लेंगे, तो असल में उनकी नीयत अच्छी नहीं है, तो इस बातचीत को बिगाड़ने का श्रेय तो आपके नेताओं को जाता है। अब ये जो खबर है, इस खबर का जो सेंस हमने लिया है वो द वॉशिंगटन पोस्ट से लिया है, वो इसलिए कि फिर कुछ ना कह दें कि भाई आप झूठी खबर प्रसारित कर दे। तो हर एक बात का प्रूफ सर यहां पे मिलेगा। हम गलत बात की ट्रूथ इनसाइड इंपैक्ट है तो सर ट्रूथ के अलावा हम कहीं जा ही नहीं सकते। अब यार ये जो स्टीव विटकॉफ है, स्टीव विटकॉफ बाहुबली के रूप में प्रकट तो हो गए। अब इनका वो बयान को बैक कर लिया किसने? अपना बेस बना लिया फ्रांस ने। असल में ये कह चुके थे। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? मार्को रूबियो का कान पकड़ेंगे, स्टीव विटकॉफ का पकड़ेंगे? आप एक बार कमेंट करके बता देना। तो असल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भयंकर परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। शनि, हम बोलते ना अक्सर शनि की 7.5 है या 99 का फेर है, मतलब शतक लग ही नहीं रहा, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है असल के अंदर, आप ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि इजराइल को लेके ये दुखी होंगे या ये हिंदुस्तान को लेके दुखी होंगे, ये रशिया के ट्रेड को लेके दुखी होंगे। नहीं सर, ये जो नारेबाजी इन्होंने की थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पे ये रिग्रेट कर रहे हैं बिकॉज अमेरिका के हर एक डिसीजन जो इन्होंने लिए हैं वो इनको बैकफायर कर रहा है। मेन सबसे बड़ी चिंता इनको नाटो की है, बिकॉज नाटो का विखंडित होना या उसका आधार तैयार होना, दूसरी तरफ एक पैरेलल ब्रिक्स जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होना, ये सारी की सारी चिंताएं अमेरिका को ग्रेट से रिग्रेट की तरफ लेकर के जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पे यदि आप नाटो के अंदर प्रतिशत में जाएंगे तो यहां पे आप ये समझ लीजिए कि ब्रिटेन, फ्रांस, इसके अलावा कनाडा, इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पे टर्की तो ऑलरेडी सपोर्ट में है, स्पेन, तो ये जो बड़े नेशन ऑलरेडी जब साथ में आ चुके हैं तो कौन सी गुंजाइश ऐसी अब आपको दिख रही है कि जो उस आर्टिकल 5 के लिए डोनाल्ड ट्रंप के मानस पुत्र व्लादिमीर जेलेंस्की युद्ध कर रहे हैं कि भाई नाटो का आर्टिकल नंबर 5, चार्टर का आर्टिकल नंबर 5 का बेनिफिट हमें मिलना चाहिए कि कल को युद्ध हो तो सारे देश एक साथ हो जाएंगे। एक साथ होने वाले दिख रहे हैं आपको? सर कहते हैं कि पूत के पैर पालने नजर आते हैं, तो इनका पालना यहां पे नजर आ रहा है।
और ये फ्रैक्चर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इसकी चिंता बहुत बड़ी तादाद में है। कारण यह है कि बाकी देश अमेरिका की नीतियों से भी दुखी हैं। वो देश व्यापार करना चाहते हैं रशिया से, उनको नहीं फर्क पड़ रहा कि यूक्रेन के साथ में क्या इशू है, क्योंकि सर अपने खुद की थाली की रोटी को सर कोई ठोकर नहीं मारता। ये ड्रुजवा पाइपलाइन को जब अटैक किया यूक्रेन ने, तो नाटो के सदस्यों को तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि नाटो के सदस्य जो कि हंगरी और जो आपकी स्लोवाकिया है, वो दोनों देश ऑलरेडी परचेज कर रहे थे, तो वो नहीं चाहते कि ये माहौल बने। अमेरिका के देश लोग खुद परेशान हैं, वो यूक्रेन फिटीग वर्ड यूज करने लगे हैं इस पूरे माहौल को लेकर के। तो कुल मिलाकर के नाटो की स्थितियां ठीक नहीं है, और ये जो फ्रांस का इवेंट हुआ है वो तो उसको पूरा एक्सपोज कर ही चुका है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑलरेडी बयान में बहुत बार कह चुके हैं कि अमेरिका को यह जानना चाहिए कि यूरोपीय देश ऑलरेडी रशिया से व्यापार कर रहे हैं और भारत से बड़ा व्यापार कर रहे हैं। तो अगर इतनी नीयत मजबूत होती और यूक्रेन के साथ देने की इच्छा होती, अमेरिका के आदेशों की जी हुक्म बोल के पालन करने की इच्छा होती, तो सर ये माहौल नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि दबी जबान से हर शख्स ये चाहता है कि भैया इससे मुक्ति मिले और ये यूक्रेन वाला माहौल अपने हिसाब से निपटे, हमें हमारे हिसाब से इंडिपेंडेंट रहने दो। कारण कि एक अमेरिका के हां में हां नहीं मिलाने की सजा हम भुगत रहे हैं, जो हम नहीं भुगतना चाहते। तो कुल मिलाकर के अमेरिका और नाटो के ये डिक्लाइन का टाइम है, और रशिया जो है वो यूरोप को ऑलरेडी थ्रेट धमकी दे चुका है कि भैया ज्यादा इसमें उछल कूद की अपनी सेनाएं यदि आप लेकर के आते हो तो हम उसको एकदम लेजिटिमेट होंगे अटैक करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो माहौल सर तनावपूर्ण है और अमेरिका की हर नीति जो है वो इसको कमजोर कर रही है। हथियारों के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको ऑलरेडी हथियार दिए हैं, किस कंडीशन में? जबकि वहां की सरकार हथियार देना नहीं चाह, सरकार से मतलब है वहां के मंत्री जी ने हथियारों पर रोक लगा दी थी। आप इस खबर को पढ़ सकते हैं सर। फैसला अमेरिका के हथियार भंडार में कमी आने के बाद लिया गया था, जिस पर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने साइन किए थे। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई पर रोक लगा दी थी। जब इस बात की खबर पहुंची, उन्होंने कहा कि साहब हमें बचा लो, अंकल से कहा बचा लो, तो बचाने के नाम पे फिर इन्होंने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर दिए थे। अब आप एक थोड़ी सी नजर एक बार इस पूरे मुद्दे की गहराई पे भी डाल लीजिए, क्योंकि ये समझ ही हमारे को ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी। साथियों, अगर मूल रूप में आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस रूप में फिलिस्तीन जो है वो सिकुड़ता गया है। अब यहां पे इसको सरल भाषा में समझिए, 1946 में जब दुनिया के अंदर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था, 1939 टू 1945, उसके टाइम के ऊपर 94% हिस्सा ये हिस्टोरिकल पैलेस्टीन है, जो कि ऐतिहासिक फिलिस्तीन का हिस्सा है। और ये जो व्हाइट कलर का आप हिस्सा देख रहे हैं, ये ज्यूइश ओन लैंड, यानी जो यहूदियों की जगह थी, वो सफेद हिस्से में आपको नजर आ रही है। उसके बाद में यूएन का प्लान 1947 में आता है और ये 94% फिलिस्तीन सिकुड़ करके 43% हो जाता है। इसको स्वीकार कर लिया गया। तो हम इसको तो एक तरह से ये माने कि इसको हटाते हैं। मूल रूप में अगर वैध फिलिस्तीन और इजराइल को देखना है तो आप इस नक्शे में देख सकते हैं, जिसमें कि यरूशलेम को यूएन के अथॉरिटी के पास में रखा गया, आपकी गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा दे दिया गया था फिलिस्तीन को, बाकी हिस्सा इजराइल को। लेकिन सर आप उस कंडीशन को देखिए, पूरा एरिया कैप्चर होते होते इवन यहां पे गोलन हाइट्स को भी कब्जा में ले लिया, और जो हिस्से इनके लिए डेडिकेट किए गए थे वेस्ट बैंक में, उसमें भी इजराइल ने अपनी बस्तियां बसा दी। और बचा हुआ जो ये गाजा स्ट्रिप है, इस गाजा स्ट्रिप की भी दशा भी ये खराब करके बैठा है। अब मामला सर सही और गलत कौन है, वो तो सर प्रत्यक्ष है। आदमी एक नजर से देखेगा तो किसी को लगेगा कि नहीं भाई, जो माहौल यहां पे हमास ने क्रिएट किया तो इजराइल सही है, और कोई कहेगा कि भैया जगह ही इनकी थी, आप इन पे कब्जा करके बैठे हो तो इजराइल सही, हमास या फिर जो आपके फिलिस्तीन है वो सही है। तो कुल मिलाकर के डिबेट ऑफ ये डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। लेकिन आप अगर टेक्निकल इश्यूज में जाएं तो जो यूएन का रिजोल्यूशन है उसके हिसाब से यहां पे इजराइल सही स्टेट पे नहीं खड़ा है। तो कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बिगड़ता हुआ माहौल है, इन सब के बीच में जो तकलीफ है वो ये है कि अगर ये शांति वार्ता नहीं हुई तो शांति वार्ता नहीं होने की वजह से दुनिया में कौन कहेगा कि हम शांति दूत थे। तो मेन मुद्दा सर घूम घुमा के यहां पे आता है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। डिस्कशन कैसा लगा, चर्चा कैसी रही, एक बार अगर आपको पसंद आ रहा है तो सर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपके आशीर्वाद स्वरूप कुछ कमेंट यदि आप कर सके तो जरूर करिएगा। साथियों के साथ में शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल पे बने रहें इसी तरह के इंसाइटफुल कंटेंट के लिए। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।